आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम स्पोकन का एक सेशन शुरू करेंगे इस चैनल पे, नीतू सिंह इंग्लिश पे। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, बहुत कॉन्फिडेंटली शुरू करिए। मुझसे नहीं होगा तो दुनिया में किसी से नहीं हो सकता, ये फीलिंग अंदर से आनी चाहिए। उसके बाद देखना आप कमाल, क्योंकि अगर आप शिद्दत से कुछ पाने की कोशिश करते हैं ना, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है ना। किसी फिल्म का डायलॉग था, लेकिन मैं मानती हूं ये बिल्कुल सच है। एक और बहुत ही मशहूर शेर है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चलिए आज वही सेशन में शुरुआत करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, और इसमें इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश की बात होगी और कुछ भी नहीं होगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके साथ वो एक बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाना चाहती हूँ। बेटा, मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाना चाहती हूँ, इंग्लिश नहीं। यानी सबसे पहले याद रखिएगा, मेरे साथ जब इंग्लिश बोलेगा तो जैसे आपने बचपन में अपनी माँ का नकल करके मातृभाषा सीखा था ना, वही सेम नकल करके आप मुझे बिल्कुल फॉलो करोगे, जैसे अपनी माँ को फॉलो करते थे। जैसे मैं बोलती हूं वैसे आप बोलोगे। जो मेरा इंटोनेशन होगा, जो मेरा बॉडी लैंग्वेज होगा, एक्सेंट जो मैं यूज करूंगी और प्रोनाउंसिएशन जो मेरा होगा, आप पूरी कोशिश करोगे वही इस्तेमाल करने का। इससे कम से कम आप जो आपका मदर टंग इन्फ्लुएंस है उससे बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। हिंदी बोलते हो, अपनी मातृभाषा में बोलते हो, अपना रीजनल लैंग्वेज बोलते हो, उसमें एक मिठास होता है, वो अलग चीज होता है। लेकिन जब इंग्लिश बोलते हो तो बेटा, इंग्लिश आपकी मातृभाषा नहीं है और ना ही आपका रीजनल लैंग्वेज है। इसमें आपका रीजनल टच बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज हम शुरू कर रहे हैं पहला सेशन, और वो सबसे आसान चीजों से मैं शुरू करना चाह रही हूं। तो आज मैं आपका जो शुरुआत करूंगी वो शुरुआत करूंगी यूज ऑफ इट से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इट का इस्तेमाल कहां होता है और इससे बनने वाले सेंटेंसेस क्यों बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उसका रीजन जो है उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं इट का इस्तेमाल कहां होता है। बेटा, जब भी आप किसी लड़के के बारे में बात करते हो तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे ही लगाते हो। प्रोनाउन, नाउन के स्थान पर आने वाला शब्द, जब आप लड़की की बात करते हो तो आप प्रोनाउन शी लगाते हो। लेकिन जब कोई निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग, कोई एनिमल, कोई जानवर की बात करते हो, कोई छोटा बच्चा, शिशु जिसके जेंडर से आपको कोई मतलब नहीं हो, हाँ, अगर आपको उसका जेंडर पता है तो आप ही और शी लगाओगे। लेकिन जेंडर नहीं पता है, छोटे बच्चे की बात हो रही है, तो आप इट का इस्तेमाल करोगे। नॉन लिविंग, एनिमल और बेबी के लिए आप इट का प्रयोग करते हो, लेकिन इट का इस्तेमाल हम एज अ डमी के रूप में भी करते हैं। आप कहोगे डमी क्या है? बेटा, पुतला। जब इंसान नहीं मिलता तो उसकी जगह पे पुतला खड़ा करते हैं ना, राइट? दुकानों में देखे हो। वैसे ही जब हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट समझ में नहीं आता कि क्या लगाएं, तो हम इट का प्रयोग करते हैं। और जो इट होता है वो ऐसे वाक्यों में शुरुआत में ज्यादा इस्तेमाल होता है जहां पे आपको कभी समय बताना हो, मौसम बताना हो, चाहे वो दिन प्रतिदिन का मौसम जिसको वेदर कहते हैं, या जलवायु की बात करते हो जिसको क्लाइमेट कहते हैं, है ना? या फिर दिन रात, सुबह शाम, आप मौसम कैसा है, समय क्या हुआ, दिन है, रात है, उजाला है, अंधेरा है, इस तरह के सेंटेंसेस में आप इट का प्रयोग करते हो। बेटा, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूं कि इट का इस्तेमाल, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु और जानवर के लिए होता है। जो हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं वो याद रखना, आप इंग्लिश में ही पढ़ोगे। इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु, एनिमल एंड एज डमी। डमी का मतलब होता है जब हमारे पास सेंटेंस शुरुआत करने के लिए कोई शब्द नहीं है तो हम इट लगाते हैं। When we have no specific subject to start a sentence, एक सेंटेंस को शुरुआत करने के लिए जब हमारे पास कोई शब्द नहीं होता है तब हम इट का प्रयोग करते हैं।
ये इंट्रोड्यूस करता है किसी सेंटेंस को अगर टाइम, सीजन, वेदर, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, यानी कि इस तरह के वाक्य जिसमें हमें मौसम, समय, दिन, रात के बारे में बताना है तो हम इट का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा कि इट का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं, इसीलिए मैं आज आपको 25 सेंटेंसेस इट से खत्म करवाऊंगी। लेकिन यह भी बात है कि ठीक है, हम समझ गए इट का इस्तेमाल निर्जीव वस्तु के लिए करेंगे आप, एनिमल के लिए करेंगे आप, छोटे बच्चे के लिए कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में इट, जब कोई जानवर नहीं है, कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, है ना, कोई छोटा बच्चा नहीं है, तब इट का प्रयोग कैसे होगा यह देखने वाली बात होती है। लेकिन इट के बाद क्या लगाएंगे? तो बेटा इट के बाद या तो इज आएगा या तो हम वॉस का प्रयोग करेंगे। आज इससे ज्यादा नहीं करेंगे। इट सिंगुलर है ना, निर्जीव वस्तु लेकिन एक, जानवर लेकिन एक, बच्चा एक, मौसम, समय, अब एक की ही बात कर रहे हो। तो इट के साथ वर्तमान काल यानी प्रेजेंट के लिए आप इज लगाओगे और पास्ट के लिए वॉज लगाओगे। मेरे जितने बच्चे यहां पे आप सीजीएल वाले आए हैं, बेटा आप मेरे पास 10 बजे आओगे। 10 बजे आज बहुत बढ़िया सेशन होगा सीजीएल का। अभी मुझे स्पोकन की बात कर रही हूं तो आप लोग आराम करो, 10 बजे आना, एक पूरा कंप्लीट मेंस का टेस्ट पेपर खत्म करा दूंगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ स्पोकन की बात कर रही हूं। मैंने क्या कहा कि ठीक है, हम सेंटेंस की शुरुआत इट से कर दे, ओके फाइन, हम सेंटेंस की शुरुआत इट से कर दिए, लेकिन उसके बाद तो बेटा उसके बाद आप सेंटेंस कब की बताना चाहते हो? प्रेजेंट की तो इज लगाइए, आप पास्ट की बताना चाहते हो तो वॉज लगाइए, और अगर आप फ्यूचर की बताना चाहोगे तो इट विल बी, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 स्ट्रक्चर में हम बना सकते हैं। अभी हम फिलहाल मैक्सिमम सेंटेंस एक ही या 2 से बनाएंगे ताकि हमें बहुत कंफ्यूजन नहीं हो। लेकिन इस सेशन में मैं आपको इट का इस्तेमाल सिखाऊंगी, इज और वॉज का इस्तेमाल सिखाऊंगी, प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज, लेकिन मैं आपको बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव से वाकिफ करवाऊंगी जो आप दिनचर्या में इस्तेमाल करते हो लेकिन आपको पता ही नहीं होता है ना। इसीलिए आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कराने जा रही हूं स्पोकन से रिलेटेड, और आप खुद देखोगे कि किस तरह से हम इट के बाद इज लगाएं। देखो बेटा, इट के बाद इज का इस्तेमाल आप करते हो और उसके बाद या तो नाउन या तो एडजेक्टिव लगाते हो, या तो नाउन या तो एडजेक्टिव लगाते हो। याद रखना, इस के बाद या वॉज के बाद हम यहां पे नाउन या एडजेक्टिव की बात करेंगे, या तो नाउन या तो एडजेक्टिव। ज्यादा हम कुछ नहीं आपको समझाएंगे। आप कहोगे नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, बेटा वो भी जरूरत नहीं है जानने का भी। आपके लिए मैं जो शब्द दूंगी बस वही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे अभी आप जानते हो अच्छी तरह से कि आप समय के लिए जब बोलते हो तो 7:10 बोल देते हो। टाइम क्या हुआ है? 7:10। आपको बोलना चाहिए इट इज 10 past 7, 10 minutes past 7। अभी कितना बजा है? अभी बज गए 9 बज गए हैं, रात के 9 बजे हैं। इट इज 9 o'clock या इट इज 9 PM। अच्छा, 9:15 बजा है। 9:15 कैसे बोलते हैं, 9:30 कैसे बोलते हैं? आइए सबसे पहले आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बंगाल के होंगे, है ना, जो कश्मीर के होंगे, उनके लिए मैं रिपीट कर देती हूँ। 7 बजे हैं पहला। वेरी गुड विकास, वेरी गुड। इट इज का शॉर्ट फॉर्म विकास ने यूज किया है। इट इज का शॉर्ट फॉर्म है इट्स। मैं कभी इट इज लगाऊंगी और कभी इट्स लगाऊंगी। इट इज और इट वॉज दोनों का इट्स हो जाता है, इसीलिए मैं अभी फिलहाल सिर्फ आपको 7 बजे है यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात है। इट इज 7 o'clock। ज्यादा ओ मत बोलना, बहुत ओ नहीं, 7 o'clock नहीं, इट्स 7 o'clock। बहुत फास्ट, और जैसे मैं बोलूं बेटा उसको रिपीट करोगे, ठीक है? इट इज 7 o'clock, राइट?
7:45 बजे हैं। याद रखना बेटा, 7:45 का मतलब होता है ये घड़ी है और 15 मिनट बाकी है। जब 15 मिनट बाकी होगा ना, तो एक तो 15 मिनट का मतलब हुआ क्वार्टर, 1/4, क्योंकि देखो इसमें ये 4 भाग में डिवाइड कर सकते हो। 1/4 को कहते हैं क्वार्टर, क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर। आर लास्ट में आता है तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है या साइलेंट हो जाता है, क्वार्टर। क्वार्टर अगर बचा हुआ है तो 2 लगाना, और अगर बीत चुका है, 15 मिनट आगे निकल गया है, तो हम पास्ट लगाते हैं। यहां पे 15 मिनट बाकी है 8 बजने में, तो इट इज 7:45। और मेरी हैंडराइटिंग का भी नकल करोगे, क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग कर्सिव होनी चाहिए। आपको क्या कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का भी इस्तेमाल आना चाहिए, वो मैं अलग से कराऊंगी किसी दिन। अभी आप सिर्फ इट इज, इट वॉज, इट इज, इट वॉज, बस बहुत तेज बोलना, और उसके बाद जो मैं एडजेक्टिव सिखाऊं उसको रट लेना, क्योंकि वो आपके डेली यूज के एडजेक्टिव होंगे। अभी तो फिलहाल हम समय का करवा रहे हैं। 4:15 बजे हैं। इट इज क्वार्टर, और मैंने क्या कहा, आगे निकल जाए तो पास्ट होगा, 4:15। इट इज 4:15। एंड रिमेंबर, अगर 30 मिनट निकल गए, 30 मिनट निकल गया यानी कि आधा निकल चुका। अगर मैं कहूं अभी 9:30 बजे हैं, तो मैं कहूंगी इट इज 9:30, है ना। अगर 9:30 हो रहा है तो कैसे लिखोगे, 9:30 बजे हैं यानी आधा निकल गया है, 30 मिनट्स और निकल जाए तो हाफ होगा, राइट। समझ में आया। सिद्धार्थ, आपकी हैंडराइटिंग कर्सिव में होनी चाहिए, क्योंकि कर्सिव हैंडराइटिंग बताता है, यही स्मॉल लेटर जैसे देख रहे हैं जोड़ के लिख रही हूं, इसको कहते हैं कर्सिव हैंडराइटिंग। ये बताता है कि आपके एजुकेशन अच्छे स्कूल में हुआ है, और ये जरूरी है। कई बार हम लोग कहते हैं हाँ मेरा एजुकेशन अच्छे स्कूल में नहीं हुआ, मैं बहुत गरीब था। बेटा, गरीब थे, गरीब पैदा हुए हो, वो आपका दोष नहीं है। गरीब मरोगे वो आपका दोष होगा। इसीलिए बस पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। देखिए, अभी वसंत है। वसंत का मतलब क्या हुआ, वसंत यानी कि मैंने आपको जो बताया है वो बता रही हूं, मौसम पे आ रही हूं। अभी अब सुनो ध्यान से बेटा, वसंत का मतलब स्प्रिंग सीजन कहते हैं इसको, है ना। तो मैं कहूंगी वसंत है, ओके है, इट इज स्प्रिंग नाउ, इट इज स्प्रिंग नाउ, राइट। स्प्रिंग सीजन लगाने की इतनी जरूरत नहीं है बेटा, स्पोकन में हम बहुत ज्यादा नहीं इतना इस्तेमाल करते हैं कि इट इज स्प्रिंग सीजन, ठीक है, स्प्रिंग है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं कहूं कि सारे मौसम का नाम बताओ, फिर कैसे बोलोगे, तो सुनो ध्यान से। अभी गर्मी का मौसम है, इट इज समर। बेटा समर मत बोलना, आर को बहुत एम्फसाइज मत करना, इट इज समर नाउ। अभी ठंड का मौसम है, इट इज विंटर नाउ। विंटर मत बोलना, आर पर जोर मत देना। मैंने क्या कहा, लास्ट में अगर आर आता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। अभी क्या है, ऑटम है, पतझड़ है। बेटा ऑटम स्पेलिंग है AUTUMN, लेकिन यहां एन साइलेंट है। आर या तो सॉफ्ट कर दो या साइलेंट कर दो। समर, विंटर, ठीक है। ऑटम में एन साइलेंट है। और चौथा मैंने कहा स्प्रिंग, इसमें आपको सीजन लगाने की जरूरत नहीं है शब्द में। लेकिन अगर आप कहोगे मैम रेनी सीजन, तो बेटा रेनी डे होता है, रेनी सीजन होता है। इसलिए यहां पे आपको बरसात का मौसम में रेनी सीजन लिखना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे, इट इज है मतलब इट इज रेनी सीजन, यानी कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल आपको आना चाहिए। अभी का मतलब नाउ, ठीक है। इट इज प्रेजेंट टेंस में, इट इज प्रेजेंट टेंस में, और तब
उस समय की बात कर रही हूं, बात पहले की कभी की। शरद ऋतु था, यानी कि ठंड का मौसम था, पहले की बात हो रही है, सर्दी थी, है ना। तो मैं कहूंगी इट वॉज विंटर। विंटर नहीं, इट्स विंटर। तब का मतलब देन, ठीक है। विंटर, कहते हैं ना किस योर डब्ल्यूज एंड बाइट योर वीज। डब्ल्यू है ना यहाँ पे, विंटर, देख लो किस कर रहे हैं, विंटर। और जब वी बोलोगे ना, जैसे VENT है ना, वेंट का मतलब छेद जो होते हैं ना, जिससे हवा वगैरह निकल जाए, है ना, तो कहते हैं वेंट, वेंट। और WENT, वेंट। समझ में आया? इसीलिए यहां पे कैसे बोलोगे, इट वॉज विंटर देन, ठीक है। नेक्स्ट आप सारे SSC के एस्पिरेंट सब लोग भाग जाओ, अभी आप 10 बजे आओगे मेरे साथ 2019 का पेपर करने के लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं। आज बादल छाया हुआ है। अब कहोगे मैम बादल छाया हुआ है कैसे बोलूं? आसान है, वेरी इजी। इट इज क्लाउडी। क्लाउड से बना हुआ एडजेक्टिव क्लाउडी। आज का इंग्लिश हुआ टुडे। देखो इट इज के बाद हमें बादल छाया हुआ है वो वर्ड चाहिए, तो कहेंगे इट इज क्लाउडी टुडे। आज बादल छाया हुआ है, इट इज क्लाउडी टुडे। अगर हम यही कहें कि आज कोहरा है, 8 नंबर भी रुको, आज कोहरा है, इट इज फॉग होता है कोहरा, तो फॉगी टुडे। देख रहे हो, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको अगर एडजेक्टिव नहीं आता है तो आपको ये आना चाहिए। ये रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले वाक्य हैं। इट इज क्लाउडी टुडे एंड इट इज फॉगी टुडे। आज फॉग छाया हुआ है, इट इज फॉगी टुडे, है ना। अब आती हूं मैं 8th में। ये मैं हूं। यहां पे जितने SSC वाले अगर बैठे हुए हैं तो जरा बताना तो इसका इंग्लिश क्या होगा, और स्पोकन वाले भी जरा बताना। दीक्षा ने बता दिया, है ना। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो स्पोकन वाले हैं, दोनों बताओगे ये मैं हूं। जैसे मान लो मैंने आपको एक फोटो दिखाया और कहा कि जरा देखो ये कौन है बताओ, बहुत पुरानी फोटो है कोई, कहोगे ये कौन है, तो मैं कहूंगी ये मैं हूं, है ना, ये मैं हूं। कैसे कहेंगे? दीक्षा, सिद्धार्थ दोनों ने अलग अलग आंसर दिया। RP कुमार ने अलग आंसर दिया। लीथल, वेरी गुड। अब सुनो बेटा, अगर आप स्पोकन की बात करोगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों तरीके से। बेटा अगर आप स्पोकन वाले हो तो आप कह सकते हो इट इज मी, मेरी बात सुनना ध्यान से। लेकिन अगर आप किसी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बेटा मी मत लगाना, इट इज आई लगाना। आप कहोगे मैम दोनों कैसे सही हो रहा है, आप दोनों की बात कर रहे हो। बेटा रेनन मार्टिन, नॉर्मन लुइस, सब ने कहा है इट इज मी सही है, इट इज आई ओवर करेक्ट है, एक्सट्रीमली फॉर्मल है। इस पर एक छोटी सी कहानी भी बनी है कि एक बार इंसान मर के ऊपर गया और उसने स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया, तो भगवान ने पूछा हु इज देयर, कौन है, तो उसने कहा इट्स आई। तो भगवान ने कहा थैंक्स, एटलीस्ट वन पर्सन हैज कम हु नोज करेक्ट इंग्लिश। उसने, भगवान ने पूछा कौन है, तो उस लड़के ने कहा मैं हूं, इट इज आई। भगवान ने कहा है इट इज आई, कम से कम एक आदमी तो आया जिसको सही इंग्लिश आती है। इसीलिए क्योंकि स्पोकन में धड़ल्ले से आराम से चलता है इट्स मी, और इसको बड़े बड़े ग्रामेरियंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इट इज मी लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, इसलिए याद रखना इट इज आई होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और इट इज मी आराम से चलेगा स्पोकन इंग्लिश के लिए। ठीक है, समझ में आया? अब आओ नेक्स्ट। ये भारी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है बेटा। भारी गलती के लिए आप ह्यूज मिस्टेक, बिग मिस्टेक लगाओगे। मेरा कहना है अगर मेरे पास सटीक शब्द होगा ना
तो मैं बकवास नहीं करूंगी, मैं ज्यादा क्यों बोलूं, मैं सीधा कहूंगी ये भारी गलती थी। थी मतलब पास्ट टेंस, इट वॉज अ ब्लंडर। जहां पर भी पास्ट टेंस है आप वॉस लगाना, जहां भी प्रेजेंट टेंस है इज लगाना। यानी आपको बी का एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जा रहा है इट के साथ। देखो विकास ने कहा इट वॉज ह्यूज मिस्टेक। विकास तब तो आपको कहना पड़ेगा इट वॉज अ ह्यूज मिस्टेक, है ना। इट वॉज अ ब्लंडर, BLUN है बेटा। एक एक स्पेलिंग भी अच्छे से रट जाओ। अब मैं एक और अनाउंसमेंट आपको कर दूं। एक मैंने चैनल बनाया है, पहले का एक चैनल था, वो चैनल थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड हो गया है। एक नया चैनल बनाया है मैंने स्पोकन इंग्लिश का। इसमें आपको केडी लाइव में भी उसका मैंने लिंक शेयर कर दिया है। और उसमें एक बहुत अच्छा, जैसे एक बनाया है मैंने नीतू सिंह स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, नीतू सिंह स्पोकन इंग्लिश करके अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया है। आप उसको ज्वाइन कर लेना। और उसमें अभी मैं ये PDF थोड़ी देर में डाल दूंगी। उसमें आज एक कहानी भी डाला है मैंने, इंटरेस्टिंग स्टोरी भी डाल दिया है। तो आप उस लिंक को ज्वाइन कर लेना। अगर वो लिंक नहीं मिल रहा है आपको तो केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में जाओगे, वहां पे उसका लिंक मिलेगा, आप चले जाओ, ठीक है। सुनिए, नीतू सिंह स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। ये भारी गलती थी, इट वॉज अ ब्लंडर। ब्लंडर बोलते हैं, यू लिखते हैं, लेकिन यू का प्रोनाउंसिएशन जो है वो यू नहीं होगा, यहां पे अ होगा। इट वॉज अ ब्लंडर। देखो जरा ध्यान से, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूं और आज मैं आपको बहुत सारे एडजेक्टिव सिखाऊंगी, ठीक है। मैं चैनल में लिंक भी डलवा दे रही हूं, उसमें थोड़ी देर में चैनल में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मैं वहीं पर शुरू में कमेंट में भी डाल दिया था। एनीवे, मैं थोड़ी देर में आपको डाल दूंगी। ये पीड़ादायक है। अब आपको एडजेक्टिव सीखना होगा। एडजेक्टिव का मतलब एडजेक्टिव नहीं बोल रही बेटा, वहां डी साइलेंट है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषता बताने वाला। भाई मेरी हालत क्या है, तो ये जो चीज है ना ये पीड़ादायक है। अब नॉन लिविंग के लिए बात कर रही हूं तो पीड़ादायक है, इट इज पेनफुल। जो पेन देता है वो पेनफुल होता है। जो दर्द देने वाला, कष्ट देने वाला, पीड़ा देने वाला होता है उसको पेनफुल कहते हैं। और याद रखना एक और कॉन्सेप्ट, FULL किसी के साथ चिपक जाता है तो FUL हो जाता है। FULL किसी के साथ चिपक जाता है तो FUL हो जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जमा हुआ है। अब बताओ कोई चीज जमा हुआ है, मान लो एक कोई नदी है या कोई तालाब है। अगर मैं कहूं ये तो जमा हुआ है, वेरी गुड, मुझे वर्ड दिखा और आपको आता है वर्ड। डिफरेंस बेटा, ये क्लास लाइव है। हाँ बताइए जल्दी से, ये जमा हुआ है। वेरी गुड आरती, आरती को पता है क्या? आरती जानती है किसी वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं अगर वो एडजेक्टिव के रूप में और काम खत्म हो चुका के रूप में लगाते हैं तो। फ्रीज का फॉर्म्स याद रखना, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। वर्ब के फॉर्म्स बेटा याद रखना पड़ेगा, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। रितु शर्मा बेटा आपको वर्ब के फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे। काजल आपको भी, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। बेटा फ्रोजन मत बोल देना, फ्रोजन, ज याद रखना, ज अलग है और ज अलग है। फ्रोजन, इट इज फ्रोजन, इट इज फ्रोजन। यानी जब भी हम इस तरह के एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो उसका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। नेक्स्ट आइए, ये जला हुआ है। जैसे मान लो कोई रोटी आपको परोसा गया, कहोगे ये तो जला हुआ है। तो कैसे कहोगे ये जला हुआ है? ये जला हुआ है। बताइए, CGL वाले मेरे साथ जुड़ोगे 10 बजे। अभी आप लोग बैठ के पढ़ो अपना। प्रियंका आप उसी चैनल में कमेंट कर रहे हो, अभी रुकिए, आपको मैं थोड़ी देर में इसके नीचे उस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, ठीक है। काजल आपने स्पेलिंग गलत कर दिया,
शिवम, वेरी गुड। आप लोग समझ गए कॉन्सेप्ट ना। इट इज बर्न्ड, जब जला हुआ है यानी जल चुका है। अगर जल चुका है तो बर्न का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तब एडजेक्टिव का काम करेगा। जल चुका है ना, जला हुआ है, जम चुका है, यानी कि थर्ड फॉर्म चाहिए। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड। वर्ब के फॉर्म्स आपको याद करने होंगे, ठीक है। बर्न्ड, हिमांश, हिमांश गौतम, बेटा बर्न्ड मत लगाना, बर्न्ट लगाना। द रीजन इज, हम जो इंग्लिश सीखे हैं ना, हम सीखे हैं किससे जानते हो? हम सीखे हैं उन लोगों से जो ब्रिटेन से आए थे। तो उन लोग ईडी से ज्यादा प्रेफर करते हैं टी वाला पोर्शन, टी वाला फॉर्म्स। तो बर्न्ट होगा। ड्रेम्ड है ना, ड्रीम का ड्रीम्ड नहीं, ड्रेम्ड यूज करते हैं हम लोग। चलो, ये तेल युक्त है। वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड श्वेता। तेल युक्त है बेटा, ऑयल से बना हुआ एडजेक्टिव ऑयली होता है। बेटा मैं वर्ब से बना रही थी तो मैं थर्ड फॉर्म लगा के एडजेक्टिव बना रही हूं। ऑयल का मतलब तो नाउन हुआ, यानी किसी चीज का नाम हुआ। ऑयल से बना हुआ ऑयली, जिसमें बहुत ज्यादा तेल है, इट इज ऑयली। अगर आप कोई खाना अवॉइड करना चाह रहे हो, कहोगे भाई ये तो मैं नहीं खा सकती, इट इज ऑयली। ये रोटी, इट इज बर्न्ट। समझ में आया भाई? ये पानी, इट इज फ्रोजन, जम चुका है, इतनी ठंड है। देखो आपका इस्तेमाल करने का तरीका। अगर कोई सरफेस किसी चीज को छू रहे हो और कहोगे भाई ये तो बिल्कुल खुरदुरा सा है, इसको और अच्छे से घिसो, ये तो खुरदुरा है, यानी कि इसमें ऊपर ऐसे ऐसे उखड़ खाबड़ है ना, तो कैसे कहोगे? इट इज रफ। कृष्णा, वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज रफ, इट इज रफ, ROUGH। प्रोनाउंसिएशन सही करना। मेरे साथ आप अगर बोलोगे ना तो ज्यादा जल्दी सीखोगे। इट इज रफ, इट इज ऑयली, इट इज है, इट इज मत बोलना प्लीज, फॉर गॉड सेक। यहाँ पे जितने भी आप बिहार की तरफ से हो, आपको ये ज और ये श, ये दो चीजें का, चीजों का इस्तेमाल, दो ये जो दो ये लेटर्स है ना, उनका इस्तेमाल सही करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज रफ। अब मैं कहूंगी इसको बिल्कुल अच्छे से घिस दो, और जब घिस दिया तो क्या हो जाएगा? फिर कहोगे एकदम चिकना है ना? क्या बोलोगे? कैसे? ये बिल्कुल चिकना है, यानी कि खुरदरा नहीं है, रफ नहीं है। रफ का उल्टा, वेरी गुड एकता, इट इज स्मूथ। अब कहोगे मैम एक बात बताओ, आपने रफ का उल्टा कहा स्मूथ, इसका मतलब है कि क्या हमें सारा एडजेक्टिव का एंटोनिम पता होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। और वो मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारा ऐसा करवाऊंगी। और जब मैं कहूंगी इट इज रफ, तो आपसे पूछूंगी इसका एंटोनिम क्या होगा। आप बोलोगे इट इज स्मूथ। अगर मैं कहूंगी वो लंबा है, ही इज टॉल, तो फिर कहोगे ही इज शॉर्ट। अगर मैं कहूंगी ही इज फेयर, गोरा है, तो आप कहोगे इट इज डार्क। इसका मतलब है सारा एंटोनिम आप बताओगे, है ना। इट इज ब्राइट, उजाला है, इट इज डार्क, ठीक है। ही इज रिच, उल्टा ही इज पुअर। इसका मतलब है सारा एंटोनिम आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आओ, ये धूल भरा है। बेटा धूल का इंग्लिश होता है डस्ट, धूल का इंग्लिश होता है डस्ट। तो डस्ट से बना हुआ डस्टी होता है, इट इज डस्टी। और जो लोग डस्टी वर्ड नहीं जानते हैं वो कह देते हैं फुल ऑफ डस्ट, वो भी चलेगा। इट इज फुल ऑफ डस्ट, इट इज डस्टी, यानी हर जगह अलग हो रहा है। देखो नाउन डस्ट यानी धूल को डस्ट कहते हैं, तो एडजेक्टिव कैसे बना? डस्टी। ऑयल किसी चीज का नाम है ना, ऑयल है ना, तेल का नाम है क्या? ऑयल, तो उससे बना हुआ एडजेक्टिव ऑयली। लेकिन वर्ब से जो बन रहा है ना, तो उसका थर्ड फॉर्म ले रहा है। क्यों? क्योंकि देखो आप कहते हो ना मैम मैं स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आप स्पीक इंग्लिश, स्पोक इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे हो? आप थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हो, स्पोकन इंग्लिश, है ना। इसीलिए हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं अगर वो वर्ब होता है। भाई ऐसे भी धूल तो नाउन है, किसी चीज का नाम का मतलब नाउन। बेटा धीरे धीरे आप
रोज रोज सुनोगे ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, अपने आप आएगा। ठीक है, ये गीला है, गीला का मतलब भींगा हुआ ना, भींगा हुआ। इट इज वेट, इट इज वेट। अब कई बार ऐसा होता है ना, कोई चीज गीला है, पूरा पानी सोख लिया है, एकदम भारी हो गया, लथपथ टाइप का, तो ऐसा इंग्लिश होता है ना, जब ऐसा गंदा सा गीला एकदम भारी हो रहा है, पानी पूरा सोखा हुआ है वो, तब कहते हैं इट इज सॉगी। ठीक है ना, यानी गीला और पानी पूरा एब्जॉर्ब किया हुआ होता है, तब हम एक और वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सॉगी। तो याद रखना, जब गीला हो और पानी पूरा सोख चुका हो तब सॉगी बोलना, वरना आप सीधा कहोगे इट इज वेट। ठीक है, इसलिए 18 में सॉगी कब यूज करते हैं, समझ में आ गया, गीला और पानी पूरा सोख लिया है। ये बंजर है, यहां पे इस जमीन पे कुछ नहीं उगेगा, क्यों, इट इज बैरन, इट इज बैरन। कई बार ऐसी महिलाएं जिनको बच्चा नहीं होता उनको भी बैरन कह देते हैं, है ना, लेकिन बहुत अच्छा शब्द नहीं है, यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन यूज करते हैं लोग। इट इज बैरन मतलब ये बंजर है, यहां पे फसल नहीं उगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अब मैं कह रही हूं अभी 12 बजे दोपहर हुआ है, तो 12 बजे रात भी तो होता है। अगर दोपहर का 12 बजे तो कहते हैं इट इज नून। रात का 12 बजे मिडनाइट, याद रखना। यानी अगर मैं 20 में रात 12 बजे होता तो हम यूज करते मिडनाइट। और भी इससे रिलेटेड हम सेंटेंसेस बनाएंगे, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस करेंगे। इसीलिए अभी तो फिलहाल हम आज आपको बहुत ज्यादा होमवर्क देके जाएंगे कि पहले तो इट का इस्तेमाल सीखो नॉन लिविंग एनिमल के लिए, और जब सेंटेंस समझ में नहीं आता किससे शुरू करें तो इट से करते हैं। इज प्रेजेंट में, वॉज पास्ट में, और जितने मैं 25 सेंटेंसेस में आपको एडजेक्टिव देके जाऊंगी वो याद करके रखोगे। ठीक है, देखो, इट इज नून दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे इट इज मिडनाइट। बताओ कोई प्रॉब्लम? अगर आपको लग रहा है कि ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज इस सेशन को शेयर करना। मैंने बहुत मन से इस नए चैनल को बनाया है और आप लोग का सहयोग बिल्कुल बहुत जरूरी है मुझे इस चैनल को ग्रो करने के लिए। और आप इस सेशन को लाइक कर दो, इस सेशन को शेयर कर दो और इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 5 और सेंटेंसेस में। देखो, ये मूर्खता है बेटा। अब मैं आपको 2-3 छोटी छोटी बात बताती हूं। मूर्ख होता है फूल, है ना, मूर्ख से बना हुआ एक एडजेक्टिव भी है फूलिश, और मूर्खता इज फूलिशनेस, फूलिशनेस। ठीक है ना, यानी ये मूर्खता है, इट इज फूलिशनेस। आप कुछ ऐसे काम करते हो, लगता है यार क्या नौटंकी है, क्यों ऐसा कर रहा है ये, इट इज फूलिशनेस, मूर्खता है ये, है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो मूर्खता पूर्वक काम होता है तो फूलिशनेस इज मूर्खता, और मूर्ख को फूल और फूलिश आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। फूल नाउन के रूप में, फूलिश एडजेक्टिव के रूप में। ही इज अ फूल एंड ही इज फूलिश, वो बाद में कराएंगे। ठीक है, ये अध पका है। अध पका अब है बिना पका हुआ नहीं, अध पका। पहले तो 22 बताइए। अध पका मतलब आधा पका हुआ। वीसी टॉक्स बिल्कुल इस सेशन में याद रखना, एक स्पोकन का अलग सेशन चलेगा और एक एग्जाम का अलग सेशन चलेगा। आप थंबनेल देखकर अपने अकॉर्डिंग वीडियो खोलोगे, ठीक है, जो आपको चाहिए। लेकिन अगर दोनों देख लोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यस कृष्णा, वेरी गुड। इट इज हाफ कुक्ड बेटा। अध पका मतलब आधा पका हुआ, तो हाफ कुक्ड बीच में एक हाइफन लगा दोगे तो सही रहेगा, इस तरह का, है ना। अध पका, आधा पका, हाफ कुक्ड। और कुक्ड
क्यों बोल रहे हो मैम पूछोगे? याद बेटा अभी बताया था, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पक चुका है ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक, कुक्ड, कुक्ड है ना, इट इज हाफ कुक्ड। ये अध पका है, इट इज हाफ कुक्ड। ये पका हुआ नहीं है, पका हुआ नहीं है, कच्चा है ना। अब सुनो ध्यान से बेटा, क्या चीज कच्चा है? सेब, अमरूद। बेटा अमरूद और सेब की बात नहीं है, यहां पे मैं खाने की बात कर रही हूं। मान लो चावल की बात है ना, अगर मैं कहूंगी ये पका हुआ नहीं है, ये पका हुआ नहीं है यानी कि इसको पकाया नहीं गया है, इट इज अनकुक्ड। और यही अगर खाना है तो अनकुक्ड बेटा, लेकिन अगर फल की बात हो तो कच्चा फल जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको अनराइप कहेंगे। राइप का मतलब एकदम पीला होके पक गया है, बढ़िया सा आम। अनराइप का मतलब पका हुआ नहीं। और खाना अगर नहीं पका हुआ है तो अनकुक्ड, आधा पका हुआ है तो हाफ कुक्ड है। और अगर फल की बात कर रहे हो तो बेटा वहां पकने की बात कुक्ड नहीं है, क्योंकि वो कुकिंग नहीं कर रहे हो आप, है ना, वो अनराइप होता है। रॉटन का मतलब सड़ा हुआ, सिद्धार्थ वहां भी थर्ड फॉर्म लगा है देखो, है ना, अनराइप। ठीक है, अब मैं आपको दो अलग सा स्ट्रक्चर दे रही हूं, ध्यान से सुनना। वो है ये घमंड के अलावा कुछ नहीं है, ये बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है। पहले तो मैं कहना चाहूंगी ये कुछ नहीं है। क्या कहूंगी? ये कुछ नहीं है। वो कैसे बोलूंगी? ये कुछ नहीं है, मैं कहूंगी इट इज नथिंग। इट इज नथिंग बट का मतलब होता है बेटा एक्सेप्ट, को छोड़कर। यानी किस चीज को छोड़कर? ये घमंड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इट इज नथिंग बट, घमंड का इंग्लिश होता है एरोगेंस। इट इज नथिंग बट एरोगेंस। ये बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है। पहले तो लिखो ये कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट बेईमानी। बताओ तो बेईमानी का इंग्लिश क्या होगा? हाँ, बेईमानी, चीटिंग, डिसीट, इनमें से कोई भी वर्ड लगा दो। आसान वर्ड चाहिए तो चीटिंग लगा दो, है ना। क्लियर? समझ में आया? देखिए आज हमने ये 25 सेंटेंसेस किया है, और ये अभी थोड़ी देर में मैं आपका टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी। और वो टेलीग्राम चैनल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं उसका लिंक बता दूं। बेटा जो टेलीग्राम चैनल स्पोकन का टेलीग्राम चैनल है वो है TME करके /नीतू, और उसके बाद सब में अंडरस्कोर लगाना, अंडरस्कोर सिंग, कोई स्पेस नहीं होगा, अंडरस्कोर स्पोकन अंडरस्कोर इंग्लिश। ठीक है, आप इसको करके भी सर्च कर सकते हो, नहीं तो आप चैनल ढूंढ लो नीतू सिंह स्पोकन इंग्लिश, नीतू सिंह स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, इसको हमने आज अलग इसलिए बनाया क्योंकि पुराने जो चैनल्स थे उसमें पता नहीं क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गया। ठीक है बेटा, वो कैप का बुक 14 को लॉन्च हो जाएगा, और मैं अभी 10 बजे SSC का 2019 का पूरा कंप्लीट मेंस का 60 क्वेश्चंस, क्योंकि 3 सेट हुआ था, 20-20 क्वेश्चंस हुए थे हर में डिटेक्टिंग एरर के, मैं 60 क्वेश्चंस लेके आऊंगी 10 बजे। अब ये जो आपको मैंने आज पढ़ाया है मैं इसी के आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ूंगी। परसों सेम टाइम मैं आपका क्लास लूंगी। स्पोकन इंग्लिश में एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जाते जाते मेरे साथ एक बार आप लोग जोर से रिवाइज करना। सुनिए, जैसे मैं बोलूं मेरे साथ आप जोर से बोलोगे। एक तो सबसे पहले शर्म बंद करो करना,
ठीक है, अगर आप शर्म करोगे ना, हमारे तरफ एक कहावत है, जो करे शर्म उसकी फूटी करम। तो कर्म फूटने का मतलब होता है किस्मत खराब होना। आइए, इट इज 7 o'clock, it is 7:45, it is 4:15, it is spring now, जोर से बोलना, it is rainy season now, it was winter then, it is cloudy today, it is I, it is me, spoken वालों को चलता है, it is foggy today, it was a blunder, it is painful, it is frozen, it is burnt, it is oily, it is rough, it is smooth, it is dusty, it is wet, it is barren, it is noon, it is foolishness, it is half cooked, it is uncooked, it is nothing but arrogance, it is nothing but cheating. ठीक है, I am book shopkeeper waiting for vocab. Thank you so much रोहित सूर्या। मैं बहुत जल्दी खत्म करके दूंगी, और कुछ नहीं बोला कि मैम इंडेक्स अपलोड कर दो। सिद्धार्थ, जो आगे होता है बुक का उसको इंडेक्स नहीं कहते बेटा, उसको कंटेंट्स कहते हैं। मैं 2 दिन के बाद अपने बुक का कंटेंट्स लोड कर दूंगी, ठीक है। और आपके साथ फिर से मेरी मुलाकात होगी स्पोकन के सेशन के साथ परसों रात को 9 बजे, और अभी 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी 2019 के मेंस के पूरे 60 डिटेक्टिंग एरर्स के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।